साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही है हमारी, और साइकोलॉजी में मैंने नया टॉपिक शुरू किया है, एक नई यूनिट शुरू की है अधिगम की, जिसका पार्ट फर्स्ट के रूप में मैंने आपको कल अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और अधिगम के मुख्य नियम करवाए थे। आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, उसी क्लास को। और आज अधिगम के गौण नियम से शुरुआत करते हैं। अधिगम के गौण नियम, आपको पता है मैं आपसे कहता रहता हूं, हमारा मकसद है कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर करवाना। तो सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए गौण नियम पढ़ते हैं। गौण नियम, ठीक है। गौण नियम में पहला है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम। अब ये जो बहुअनुक्रिया का नियम है, ये क्या कहता है? बहुअनुक्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को सीखने के लिए, जब भी कोई प्राणी किसी नवीन कार्य को सीखता है तो उस कार्य को सीखने के लिए वो बहुअनुक्रियाएं करता है। बहुअनुक्रियाएं करता है मतलब अनेक प्रयास करता है, और प्रत्येक नवीन प्रयास में वो पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या हो जाती है कम, और वो प्राणी या वो व्यक्ति उस कार्य को सीखने में हो जाता है सफल। कहने का मीन्स ये हुआ कि बहुअनुक्रिया का नियम कहता है कि आपको नया काम सीखना है तो भैया बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बहुअनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है। बहुअनुक्रिया का नियम ऐसे समझ लो, एक लड़की की शादी हुई और शादी हो गई तो वो बन गई बहू, और बहू बन के अपनी ससुराल में पहुंची। इस लड़की की खासियत है, इसको रसोई में काम करने का अनुभव नहीं है। ये सिर्फ 3 चीजें बना सकती है। इमरजेंसी आ जाए तो चाय बना सकती है, कॉफी बना सकती है और मैगी बना सकती है। ठीक है। अब 1-2 महीने बाद होता क्या है, इसकी सास को कोई काम पड़ जाता है जो इसके घर में काम कर रही है। ठीक है। सारी जिम्मेदारी जो निभा रही है, उसको कोई काम पड़ जाता है, और ये जाते जाते इस बहू से काम करने के लिए बोल जाती है कि आज का खाना बना लेना। ठीक है। खाना बनाने की जिम्मेदारी आज किसकी हो गई? बहू की, कि तुम खाना बना लेना। अब इसने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, इसको तो सिर्फ 3 काम आते हैं, ये चाय, कॉफी और मैगी बना सकती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये खाना बनाने जाती है तो इसे कुछ भी नहीं पता, तो ये यूट्यूब की सहायता ले लेती है। ठीक है। और सब्जी बना लेती है, आलू की सब्जी बना ली इसने। ठीक है। अब क्या हुआ, रोटी वो तो यूट्यूब की सहायता से नहीं बनाई जा सकती, बेलनी तो खुद को पड़ेगी। आटा गूंथ सकते हैं, आटा लगा सकते हैं, लेकिन बेलनी तो खुद को पड़ेगी। तो ये बहू क्या करती है, पहली बार रोटी बेलती है, इससे समझ लो भारत का नक्शा बन जाता है। फिर ये दूसरी बार रोटी बेलती है तो जो पहली बार में गलती हुई है उसे दोहराने से बचती है। फिर ये तीसरी बार रोटी बेलती है, जो दूसरी बार में गलती हुई है उसे दोहराने से बचती है। ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या हो जाती है कम, और ये बहू गोल गोल और अच्छी अच्छी रोटी बनाना सीख जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, बहुअनुक्रिया का नियम कहता है जब कोई प्राणी किसी नवीन कार्य को सीखना आरंभ करता है तो वह उसे सीखने के लिए बहुअनुक्रियाएं करता है, और प्रत्येक नवीन प्रयास में पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या हो जाती है कम, और प्राणी उस कार्य में हो जाता है दक्ष। ठीक है। कौन सा नियम है ये? बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? आंशिक क्रिया का नियम देखिए, आंशिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को एक साथ करने की अपेक्षा यदि अंशों में या टुकड़ों में विभाजित करके पूरा करने का प्रयास करें तो वह कार्य सरलता व शीघ्रता से संपन्न होता है। ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? आंशिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को एक साथ करने की अपेक्षा यदि अंशों या टुकड़ों में विभाजित करके पूरा किया जाए तो वह कार्य सरलता व शीघ्रता से संपन्न होता है। उदाहरण के लिए, हमको पानी का टैंक बनाना है। ठीक है। अगर हम ऐसे सोचें कि एक साथ ही पूरे टैंक की खुदाई कर देंगे तो संभव नहीं है। हमने क्या किया,
इस टैंक को बनाने की प्रक्रिया में छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किया, छोटे छोटे ब्लॉक बनाना शुरू किया ऐसे। अब हम पहले 2 फीट गहरा खोदते हैं और 2 फीट लंबा, 2 फीट गहरा 2 फीट लंबा मतलब चौड़ाई। तो गहराई और चौड़ाई दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा करते 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 एक दिन हम पूरे टैंक का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम एक साथ ही पूरे टैंक को बनाने की सोचें या पूरे टैंक को बनाने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, आंशिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को एक साथ करने की अपेक्षा, किसी भी कार्य को एक साथ ऐसे, ठीक है, एक साथ पूरा करो। आप अपने सिलेबस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, संभव नहीं है। कैसे पढ़ेंगे एक साथ? सिलेबस बहुत बड़ा है। तो फिर हम क्या करते हैं, रोजाना थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा भाग पढ़ते चले जाते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक चलते चले जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब हम थोड़ा थोड़ा रोजाना 1-1, 2-2 घंटे का टाइम टेबल बना के पढ़ते चले जाते हैं तो होता क्या है, एक दिन वो भी आता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम ऐसे सोचे कि आज हमको हिंदी पढ़नी है, या फिर मैथ ही मैथ पढ़ना है, या फिर हमको विज्ञान लगातार पढ़ना है, या फिर हमको साइकोलॉजी लगातार पढ़नी है, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे होगा? हमको पर डे एक निश्चित टाइम टेबल बना के सभी विषयों को कवर करने की कोशिश करनी होगी। और जब हम लगातार ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन हमारा सिलेबस भी निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमने अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर दिया, और छोटे छोटे टुकड़ों पर काम करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो कौन सा नियम लागू हुआ? आंशिक क्रिया का नियम। पहला है बहुवर्ण क्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और तीसरा है मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम। मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम क्या कहता है? मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम कहता है, कोई, पहली बात तो यह समझो, ये जो नियम है मानसिक विन्यास या मनोगति का, ये तत्परता के नियम का विस्तारित रूप है। मानसिक विन्यास या मनोगति का जो नियम है, ये तत्परता के नियम का विस्तारित रूप है। ठीक है, मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम क्या कहता है? मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम कहता है, सीखने के लिए कोई अधिगमकर्ता जितने अनुपात में मानसिक रूप से तत्पर होता है, वह उतने ही अनुपात में सीखता है। सीखने के लिए कोई अधिगमकर्ता जितने अनुपात में मानसिक रूप से तत्पर होता है, वह उतने ही अनुपात में सीखता है। मतलब अगर आपकी कंसंट्रेशन 25% है पढ़ते समय, तो आप 25% ही सीखेंगे। यदि आपकी एकाग्रता 50% है तो आप 50% सीखेंगे। कहने का मीन्स ये हुआ कि आप जिस हिसाब से सक्रिय होंगे उसी हिसाब से आप सीखेंगे, नया ज्ञान सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं, नंबर 4 पे। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। जो पहले हमने सीखा है, मान लो हमने 1 से 10 तक की गिनती सीखी है, अब हम 11 से 20 तक की गिनती सीख रहे हैं। परसों जब हमसे कोई पूछेगा तो हम 1 से 20 तक की गिनती बोल देंगे। इसका मतलब हमने क्या किया? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ा। पूर्व ज्ञान था 1 से 10 तक का, नवीन ज्ञान था हमारा 11 से 20 तक का। हमने दोनों को जोड़ा और वो टोटल हो गया 1 से 20 तक का। तो पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना अथवा पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करना आत्मीकरण कहलाता है।
ठीक है, आत्मीकरण से तात्पर्य पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। जैसे गिनतियां जो डेली हम सीखते जा रहे हैं उनको हम लगातार एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हैं। और लास्ट में गौण नियम आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? देखिए, एक परिस्थिति में आपने इस परिस्थिति में सीखा, ठीक है, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी विपरीत परिस्थिति में, यह विपरीत परिस्थिति है, ठीक है, एक परिस्थिति में आपने सीखा, अब परिस्थिति यह हो गई, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी विपरीत परिस्थिति में भी पहले के समान किया जाए, जैसा आपने यहां पे सीखा था वैसे ही किया जाए, तो अधिगम जो कहलाएगा, अधिगम का गौण नियम वो होगा साहचर्य परिवर्तन का। अर्थात परिस्थिति चेंज हो जाए लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस स्थिति को हम कहते हैं साहचर्य परिवर्तन। ठीक है, जैसे किसी प्रियजन की अनुपस्थिति में उसकी फोटो से बातें करना, यह साहचर्य परिवर्तन है। पहले प्रियजन था उससे बात करते थे, अब प्रियजन नहीं है तो उसकी फोटो से ही बातें कर रहे हैं, तो यह साहचर्य परिवर्तन है। मुख्य नियम हमने पढ़े कल, मुख्य नियम थे तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, उसके बाद प्रभाव परिणाम संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, आज हमने पढ़े हैं गौण नियम। गौण नियम में पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम, और चौथा है आत्मीकरण का, और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो टोटल नियम है 8, जिन्हें 2 भागों में थॉर्नडाइक ने बांटा है, 3 है मुख्य और 5 है गौण नियम। चलिए, अधिगम के नियमों के बाद अब एक बार बात कर लेते हैं अधिगम सोपानकी की। अधिगम सोपानकी, इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट एम गैने, ये अधिगम सोपानकी के जनक हैं। इनकी पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सॉरी, इन्होंने अधिगम सोपानकी में 8 स्टेप बताए हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, फिर है शाब्दिक, बहुविभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत, और समस्या समाधान। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8। ठीक है, सोपानकी का अर्थ होता है सीढ़ियां। सोपानकी से तात्पर्य क्या होता है? सीढ़ियां। तो अधिगम सोपानकी पढ़ रहे हैं हम, मतलब सीखने की सीढ़ियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संकेत अधिगम। बच्चे की जब सीखने की आरंभिक अवस्था होती है, जब वो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा आरंभ करता है, या फिर हम कहते हैं उसके विद्यालय के शुरुआती दौर जब होता है, तो उसको संकेतों के माध्यम से सिखाना आसान होता है। ठीक है, संकेत अधिगम को पारंपरिक अनुकूलन भी कहते हैं। संकेत अधिगम का दूसरा नाम पारंपरिक अनुकूलन भी होता है। इसमें संकेतों की सहायता से सिखाया जाता है, और इसमें टॉलमैन के चिन्ह सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण है इसका जैसे चौराहे पर लाल बत्ती देखकर वाहन चालक का रुक जाना, अथवा अध्यापक के क्लास में घुसते ही बच्चों का बिल्कुल शांत हो जाना। ठीक है, यह संकेत अधिगम है। या फिर टन 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 की घंटी के लगातार बजते ही बच्चों के स्कूल से जाने की तैयारी कर लेना या भागने लग जाना, यह संकेत अधिगम है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया। इसमें 2 सिद्धांतों का मिश्रण है, फिर हम गैने की बात करेंगे। पहला है थॉर्नडाइक का और दूसरा है स्किनर का। थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, स्किनर ने कहा उद्दीपक हो गया ना हो अनुक्रिया हो सकती है, अर्थात अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा स्किनर ने कहा। रॉबर्ट एम गैने ने कहा
किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक महत्वपूर्ण हो सकता है, उद्दीपक महत्वपूर्ण हो सकता है परंतु अनिवार्य नहीं। ठीक है, उद्दीपक महत्वपूर्ण हो सकता है परंतु अनिवार्य नहीं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्या कहता है? किसी ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से सीखना, क्रमबद्ध रूप से ज्ञान की प्राप्ति करना। जैसे गणित सीखने की प्रक्रिया में गिनती, पहाड़े, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्रम से सिखाया जाता है। ठीक है, फिर है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम ऐसे शब्द जिनकी पहचान हमें नहीं है परंतु धीरे धीरे उनके संपर्क में जब आते हैं तो हम उन शब्दों के अर्थों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और उनके वास्तविक अर्थों की जानकारी हमें होने लगती है, उसे हम शाब्दिक अधिगम का नाम देते हैं। फिर है बहुविवेदन। अनेक में से एक श्रेष्ठ का चुनाव करना, एक श्रेष्ठ को चुनना, श्रेष्ठ का चुनाव करना, श्रेष्ठ विकल्प को चुनना। ठीक है, उसे कहते हैं बहुविवेदन। उसके जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, वर्तमान में हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है वो। फिर है प्रत्यय। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संबंध में अवधारणा का निर्माण कर लेना। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के संबंध में अवधारणा का निर्माण करना प्रत्यय अधिगम कहलाता है। और फिर है सिद्धांत अधिगम। कुछ सिद्धांत पहले से निर्मित होते हैं और कुछ सिद्धांतों का निर्माण हम स्वयं करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूर्व निर्मित है और ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा या फिर झूठ नहीं बोलूंगा या फिर परिस्थिति अनुसार झूठ सच का उपयोग करूंगा, ये कैसा है? स्वनिर्मित है। और स्वनिर्मित सिद्धांत जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। फिर है समस्या समाधान। जब कोई समस्या हमारे सामने हो और हम उसका समाधान करते हैं तो ये प्रक्रिया हो जाती है करके सीखने पर आधारित। अर्थात समस्या समाधान की प्रक्रिया करके सीखने पर आधारित है और जो करके सीखने पर आधारित प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ये स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, तो ये समस्या समाधान करके सीखने पर और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। तो ये अधिगम सोपान की है। पहला है संकेत अधिगम, जिसमें संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनिवार्य नहीं होता, महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रमबद्ध रूप से सीखना। श्रृंखला अधिगम, शब्दों के अर्थों को समझना। शाब्दिक, अनेक में से एक श्रेष्ठ को छापना। बहुविवेदन। और प्रत्यय होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संबंध में अवधारणा का निर्माण। और फिर है सिद्धांत, पूर्व निर्मित होते हैं, स्वनिर्मित होते हैं। स्वनिर्मित में बदलाव किया जा सकता है, पूर्व निर्मित पहले से फिक्स है, स्थायी है। फिर है समस्या समाधान अधिगम, अर्थात समस्या का समाधान स्वयं जब करते हैं तो उसमें व्यक्ति करके सीखता है और करके सीखा हुआ ज्ञान या करके सीखने पर बल देने वाली कोई भी विधि हो हमेशा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है, प्राणी को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करवाती है। तो यह है अपना अधिगम सोपान की। और आज हमने अधिगम के गौण नियम पढ़े हैं और उसके साथ साथ अधिगम सोपानकी के ये 8 स्टेप पढ़े हैं। और अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक है रॉबर्ट एम गैने। गैने की प्रसिद्ध पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने अधिगम सोपानकी के ये 8 स्टेप बताए हैं। ठीक है, और एक अपील जैसी कि मैं रोजाना आपसे करता हूं, अगर आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पटवार, सीईटी, एलडीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करने का आपका इरादा है, तो अलवर के सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट में 1 जनवरी से प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक नवीन बैचों का संचालन किया जाएगा। मतलब नवीन बैच शुरू होंगे और 1 तारीख से नए बैचों को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, अपनी तैयारी को दृढ़ता प्रदान करें और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपने सब्जेक्ट में जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।